गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में पढ़े थे, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें नमक कानून को तोड़ा था दांडी मार्च में, जिसके कारण उसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये हम लोग जो महात्मा गांधी के 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक का जो पैदल यात्रा उसने किया था, उसके बाद जाके उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था, यानी खुद जाके वो नमक बनाया था। और वो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वो नारा लगाया कि जिस तरह से हमें नमक के नाम पे जो टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, इससे हमें मुक्ति मिले। क्योंकि नमक तो एक विशेष जगह जो समुद्री क्षेत्र के जगह से मतलब पानी से वो कुछ ऐसे जगह पर मतलब क्या बोलें, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गुजरात के जो दांडी एक छोटा सा गांव है, उस गांव में नमक की मात्रा जो समुद्री पानी में होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसी जगह पर नमक बनाए जाते थे। और उसके लिए भी सभी भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसके विरोध में दांडी मार्च किया और उसमें जाकर नमक कानून को तोड़ा। अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखो गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग गोलमेज सम्मेलन इसी बीच लंदन में 16 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच 16 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक सम्मेलन हुआ जिसका ड्यूरेशन है 16 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ और 19 जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन देखो 16 नवंबर, यानी इधर नवंबर का 10, उधर लगभग करीब 2 महीना का जो गोलमेज सम्मेलन चला, जिसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो ये लंदन में ये सम्मेलन चल रहा था, तो कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के कारण वो उसने घोर विरोध किया, बहिष्कार किया। किसको? गोलमेज सम्मेलन को, जिसका ड्यूरेशन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था, तो वही 16 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। कांग्रेस की अनुपस्थिति में सम्मेलन में अधिक कुछ नहीं हो सका, इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। तो इस सम्मेलन में कांग्रेस अनुपस्थित थे, जिसके कारण यह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है अधिक कुछ नहीं कर सका। इसीलिए वो लोग अंग्रेज लोग क्या किया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। उस समय हमारे देश के जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड इरविन, उसका नाम था क्या, लॉर्ड इरविन, एवं महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 में एक समझौता किया, जिससे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। तो उस समय हमारे देश में जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी, जो कांग्रेस के मुख्य नेता थे, ठीक है, अग्रणी नेता थे, ये दोनों के बीच में सम्मेलन हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। सरकार ने हिंसा के दोषियों के अतिरिक्त समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार किया। ये दोनों जो समझौता हुआ महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, जिसमें से जितने भी राजनीतिक बंदी हुए थे, अंग्रेज सरकार ने हमारे भारतवासियों को बंदी बनाया था, उसको रिहा करने का स्वीकार किया। कांग्रेस ने सभी जगह अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन, यानी शर्त रखा था कांग्रेसियों ने। क्या? उस गांधी इरविन समझौता में गांधी जी का कहना था कि सरकार ने हिंसा के दोषियों के अतिरिक्त जितने भी राजनीतिक
जो हमारे देश के नेता थे उस सबको बंदी बना लिया गया, तो उसको छोड़ दिया जाए और तब जाके हम लोग अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे और साथ ही साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का स्वीकार किया। तो ये शर्त के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में चल रही थी, तो गांधी जी एकमात्र कांग्रेस प्रतिभागी थे जो लंदन गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। इस सम्मेलन में अधिकांशतः व्यवस्थापिकाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या से संबंध में चर्चा होती रही। देश की स्वतंत्रता का प्रश्न पृष्ठभूमि में चला गया। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे। तो इस सम्मेलन में जो अधिकांश तो क्या है, व्यवस्थिकाओं में अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व की समस्या के संबंध में चर्चा हुआ। तो जो भी व्यवस्थापिका थे वहाँ पर अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि की समस्याओं से संबंधित चर्चा हुई, जिससे देश की स्वतंत्रता के प्रश्नों का पृष्ठभूमि ही चला गया। तो यहाँ पर हमारे देश में जो आज़ादी के लिए जो भी आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। तब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया, निराश होके चले आए। कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में संपन्न हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप कांग्रेस भारत के 11 में से 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया। तो उस समय भी छोटे छोटे प्रांत थे, जो आज बहुत सारे राज्यों के रूप में हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो अलग अलग राज्य है, उस समय इससे छोटे छोटे थे और कुछ प्रांतों में बांटा गया था, जिसे राजा अपने कुछ विशेष क्षेत्र तक शासन करते थे। आज भी हम लोग अपने राज्य को प्रांत के नाम से जानते हैं। तो उस समय भी जिस राजा जिस क्षेत्र तक के जगह को शासन करता था, उसे उसका अपना प्रांत कहा जाता था। तो उस समय 1937 में जो एक चुनाव हुआ था, उसमें से कांग्रेस ने भारत के 11 में से 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल गठन कर लिया था। 11 में से चुनाव हुआ, तो उसमें 6 में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल का गठन किया। बाद में असम एवं उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। बाद में क्या हुआ, असम एवं उत्तरी पश्चिम जो पाकिस्तान तरफ, ठीक है, जो पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान तरफ हुआ, उधर कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाए। फिर देखो, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। जब सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत उन्हें जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सहायता दे। ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी कि भारत उन्हें, यानी लंदन को, इंग्लैंड को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सहायता दे। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत स्वयं को युद्ध में नहीं झोंक सकता जब तक भारत को स्वतंत्रता न घोषित कर दिया जाए, या कम से कम भारतीय विधायकों को प्रभावी शक्ति प्रदान न कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार की ओर से इसका कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। इसीलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 के अंत में त्यागपत्र दे दिया। तो जितने भी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उतने सारे 11 में से 6 में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, लेकिन उसमें से कुछ हमारे मंत्रिमंडल को, हमारे मंत्रियों के क्या था, मांग था, और उन्हें मांग ये था कि जब तक भारत को क्या स्वतंत्र घोषित न किया जाए, या तो कम से कम भारत के लिए जो भी कानूनी बनाए गए थे उसको लागू नहीं किया, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब देखा कि अंग्रेज सरकार की ओर, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला, तब इन्होंने अक्टूबर 1939 में ही क्या किया, अपना मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अब पाकिस्तान प्रस्ताव, तो पाकिस्तान प्रस्ताव ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में सबसे पहली बार मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की। वो लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्हें मुसलमानों को एक पृथक राष्ट्रीय घोषित किया जाए, ऐसे उन्हें उनकी मांग था। तो जो मुस्लिम लीग का जो
लीड कर रहे थे, अग्रणी नेता थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिसने पहली बार 1940 में पाकिस्तान को यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग राष्ट्र की मांग किया, यानी पृथक राष्ट्र की मांग किया। दूसरे शब्द में उन्हें भारत के विभाजन की स्पष्ट मांग की। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वह एक प्रकार की कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण वो भारत से विभाजन होना चाहते। गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित अन्य राष्ट्रवादी नेता ने जिन्ना की इस मांग के पीछे जो तर्क था उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग एवं इसके पृथकतावादी मांग को पूर्ण प्रोत्साहन दिया। तो जो पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, वो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के लिए, वो अपने मुस्लिम इलाका के लिए अलग मांग किया, तो भारत के जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन्होंने क्या की, इसके मतलब इस मांग के खिलाफ उन्होंने असहमति जता दी। परंतु अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश सरकारों ने इसकी पृथकता की मांग को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, यानी पूर्ण रूप से प्रोत्साहन दिया, उसने हाँ पे हाँ मिला दी। इसके पीछे एक प्रमुख रीज़न ये था क्योंकि वो जानते थे जो इंडियन थे यानी भारतीय थे, इसके बीच में किस तरह से हमें दरार उत्पन्न कराएं। इसीलिए कांग्रेस का उद्देश्य था कि भारतीयों के बीच में दरार उत्पन्न करना, जिसके कारण उसने अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया और जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता थे उसने अस्वीकार किया। तो याद रखोगे कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसमें जितने भी कांग्रेस नेता थे इसने स्वीकार नहीं किया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया था। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान शब्द इसके प्रतीक राज्य के प्रथम अक्षर से मिलकर बना है? पाकिस्तान शब्द इनके प्रत्येक राज्य के प्रथम अक्षर से मिलकर बना है। पहला पी से पंजाब, ए से अफगान प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी सीमांत, के से कश्मीर, एस से सिंध और अंतिम 3 अक्षर में TAN 10 में बलूचिस्तान से लिए गए हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान शब्द को कुछ विशेष अर्थ लेकर बनाया गया था और उसमें अंग्रेज सरकार की हाँ पे हाँ हुई थी। उसके बाद देखो क्रिप्स मिशन। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर, बहुत ही फेमस नौसैनिक अड्डे थे, जो पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित अमेरिका नौसैनिक हवाई अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। तो अमेरिका के जो नौसैनिक हवाई अड्डे थे पर्ल हार्बर, वहाँ पर जापान ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था और वो 1945 तक चला था। लेकिन उसी बीच में क्या जापान एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद भी क्या किया, अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया, जो एशिया के दक्षिण पूर्व भाग के रौंदते हुए 1942 ईस्वी में रंगून पर भी अधिकार लिया। जो रंगून क्या है? बर्मा, जो आज का म्यांमार है, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो बर्मा की राजधानी उस समय रंगून थी, वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध भारत के सीमाओं तो आ पहुँचा। इस प्रकार जापान इस तरह से हम लोगों का दक्षिण पूर्वी भाग में जितने छोटे छोटे देश थे या बड़े बड़े देश, सभी देश को वो आक्रमण करके अपने कब्जे में लेते गया और उधर जाके अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डे पर भी आक्रमण कर दिया था। ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हुई और इसके कारण ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हुई। युद्ध में भारत की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निश्चय किया। तो अंग्रेज लोग भी यानी ब्रिटिश सरकार भी चाहते थे कि भारत हमें इस युद्ध में सहायता करे, जिसके कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निश्चय लिया गया। कांग्रेस ने भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित करने की मांग की। कांग्रेस ने भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित करने की मांग, और इधर कांग्रेस का अपना मांग था कि हमें अपना सत्ता चाहिए, हमें अपना आज़ादी। परंतु क्रिप्स ने आश्वासन दिया कि यदि युद्ध में
वो भारत का साथ दे, या युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्तर पर, जैसा कि औपनिवेशिक जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त था, प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। तो उसने क्या आश्वासन दिया? परंतु क्रिप्स ने आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्तर, जैसे कि अन्य उपनिवेशक जैसे कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त था, प्रदान कर दिया जाएगा। उस तरह से औपनिवेशिक स्तर पर ये किया जाएगा। तब कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद भारत में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जो बहुत ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा आंदोलन है आज़ादी के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता। तो क्रिप्स मिशन जो स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आया था वार्ता करने कांग्रेस से, जब कांग्रेस ने उसका प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट हो गया भारत में, जो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं जापान में बढ़ते हुए खतरे दो महत्वपूर्ण कारण थे, जिनके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ देने की मांग की। तो ये हम लोगों के देश के लिए आखिरी एवं सबसे बड़ी आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हो गया। ठीक है। प्रस्ताव ने अहिंसक तरीके से एक जन आंदोलन प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया। उसी रात कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने घोषणा की कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होऊंगा। एक मंत्र दे रहा हूँ, एक छोटा सा मंत्र है, करो या मरो, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। और उसी समय महात्मा गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारे दिया था, करो एवं मरो। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कब किया गया था, कब शुरुआत हुई? 8 अगस्त 1942 को। और उसका जो प्रमुख नारा था, करो या मरो, या तो मर जाओ या तो आज़ादी प्राप्त करके रहो। यही अंतिम लड़ाई के अवसर पर उसे लड़ा गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। जन आंदोलन एवं सरकार के दमनात्मक उपाय। 9 अगस्त की प्रातः गांधी जी एक कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त के जो सुबह थे वो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि जनता को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा था, इसीलिए जनता ने सरकारी संपत्ति। तो 9 अगस्त को क्या, गांधी जी एवं कांग्रेस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेता को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि जनता का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर कोई बचा नहीं था, इसीलिए जनता ने सरकारी संपत्ति को जला डाला, रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका, डाक एवं तार की नुकसान पहुँचाए एवं पुलिस से मुठभेड़ की। कुछ नेताओं ने भूमिगत होकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आसफ अली भूमिगत आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे। तो भूमिगत आंदोलन का जो योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में ही, जो भूमिगत तरीके से आंदोलन करने वाले तो प्रमुख नेता थे राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आसिफ अली, जो भूमिगत हकों युद्ध करने वाले आंदोलनों के अग्रणी नेता थे। सरकार ने दमन से जवाब दिया, जिसने जनता के विरुद्ध युद्ध का रूप ले लिया। तो सरकार ने भी कड़ी दमनात्मक जवाब दिया। 1942 ईस्वी के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया तथा कम से कम 10,000 लोगों को मार दिया गया। तो देखो 8 अगस्त 1942 में जो ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और साल के अंत तक लगभग 4 महीना में 60,000 लोगों को जेल डाला गया, 10,000 से अधिक लोगों को मार दिया गया। यद्यपि यह आंदोलन असफल हुआ, परंतु इसने जनता में नए आत्मविश्वास का संचार कर दिया। यह आंदोलन असफल हुआ, फिर भी जनताओं में एक आत्मविश्वास का संचार हुआ।
तो कल हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज।